हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी विद पार्थ सर। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको मिल रहा है क्लास 9 से लेकर 12th और बीएससी तक के कंटेंट, साथ में सभी एंट्रेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पुट आउट होने वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन। तो कंटिन्यू आप हमारे वीडियो को देखते रहिए। यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लास्ट में वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी टॉपिक। आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को सजेस्ट करके लाए हैं। इसका नाम है द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कोशिका जीवन की मौलिक इकाई। टुडेज कंटेंट फॉर स्टडी इज इंट्रोडक्शन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल, सेल थ्योरी, शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल, टाइप्स ऑफ सेल, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेल। द टर्म सेल इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेलुला व्हिच मींस स्मॉल चैम्बर। जो कोशिका शब्द है ये लैटिन भाषा के सेलुला शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है छोटा सा कमरा, स्मॉल चैम्बर। First time cell is discovered by great cytologist Sir Robert Hooke in 1665 by self-designed microscope from sectioning of cork in non-living cell। सबसे पहले सन 1665 ईस्वी में ग्रेट साइंटिस्ट सर रॉबर्ट हुक ने कार्क की कटिंग द्वारा स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से कोशिका की खोज की थी। While examining a thin slice of cork, Robert Hooke saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. They called these boxes cells. अपने परीक्षण में जो उनका ऑब्जर्वेशन था, उस ऑब्जर्वेशन में सर रॉबर्ट हुक सर ने देखा कि जिस प्रकार से मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, वैसे ही चैम्बर कार्क की कटिंग करने पर स्लाइड में उन्होंने देखा था। ऐसे ही बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया? कोशिका नाम दिया। देखिए आप हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ पर ये आपको एक स्लाइड में दिख रहा है एक फिगर। ये फिगर है मधुमक्खी के छत्ते का। मधुमक्खी के छत्ते को जब आप जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर छोटे छोटे कुछ कंपार्टमेंट दिख रहे हैं, कोई बॉक्सेस जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ऐसे ही स्ट्रक्चर कार्क की कटिंग करने पर उस स्लाइड में देखा था सर रॉबर्ट हुक सर ने, और इसी बॉक्सेस को उन्होंने क्या नाम दिया था? कोशिका नाम दिया था। फर्स्ट टाइम एंटोनिमा ल्यूवेनहॉक डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल इन पॉन्ड वाटर बाय एडवांस माइक्रोस्कोप इन 1674। सन 1674 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था एंटोनिमा ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड वाटर में डिस्कवर किया। बाबू यहाँ पर आपसे अब 3 क्वेश्चंस पुट आउट हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल, देन आंसर गोज टू सर रॉबर्ट हुक। दूसरा क्वेश्चन आपसे पुट आउट हो सकता है हु डिस्कवर लिविंग सेल, देन आंसर गोज टू एंटोनिमा ल्यूवेनहॉक। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए हु डिस्कवर नॉन लिविंग सेल, देन आंसर आल्सो गोज टू सर रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग जो जीवित कोशिका है यानी सजीव कोशिका की खोज किसने की? तो उसको आप कहेंगे एंटोनिमा ल्यूवेनहॉक। लेकिन यदि आपसे पूछे निर्जीव कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो आप क्या कहेंगे? रॉबर्ट हुक। अब सजीव निर्जीव क्या था इससे मतलब नहीं है। अगर आपसे ये पूछता कोई कि कोशिका की खोज किसने की, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे रॉबर्ट। ये कंपटीशन में कुछ सेपरेशन पूछे जाते हैं, सेपरेट करके क्वेश्चन, उसके लिए। चलिए आगे हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सेल, कोशिका की परिभाषा। द स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। सबसे पहले आपको एक शब्द मिला स्मॉलेस्ट, फिर आपको दूसरा शब्द मिलेगा बेसिक फंडामेंटल, तीसरा शब्द आपको मिल रहा है स्ट्रक्चर, और चौथा मिल रहा है फंक्शन। यानी स्ट्रक्चर देने वाली और फंक्शन करने वाली, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। सबसे छोटी आधारभूत इकाई जो हमारे जीवन की है उसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। स्ट्रक्चरल का मतलब होता है यानी संरचना देने वाली, यानी हमारे शरीर को जो संरचना देती है वो क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। हमारा जो शरीर है ये छोटी छोटी अनेक कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है।
यदि आप डीपली जाएं तो आप देखेंगे कि हमारा जो शरीर है ये अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है, और अंग तंत्र अंगों से मिलकर बने होते हैं, और जो अंग होते हैं वो टिश्यू से मिलकर बने होते हैं, जो टिश्यू होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो इस प्रकार से हमारा जो शरीर है उसका जो निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। अब अगला आपको टर्म मिला फंक्शनल। फंक्शनल मतलब होता है कार्य करने वाली। देखिए हमारा जो शरीर है, शरीर में कुछ मेटाबॉलिज्म होते हैं, अनेक केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसे हम बायोलॉजिकल वर्ड में बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। ये सभी जो रिएक्शन है ये कोशिका में ही होते हैं, इसीलिए कोशिका सभी कार्यों की भी इकाई होती है। तो आपको डेफिनेशन क्या मिला? द स्मॉलेस्ट बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। जीवन की सबसे छोटी आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। Hence, they are also known as बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल। यानी अब जो सेल है ये हमारे लाइफ की बिल्डिंग ब्लॉक होती है। जिस प्रकार से एक इमारत है, तो इमारत का निर्माण छोटे छोटे ईंटों से मिलकर के हुआ है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है ये छोटी छोटी अनेक कोशिकाओं से मिलकर के बना है। जिस प्रकार से जो ईंट है वो बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई है, तो वैसे हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। The branch of biology which deals with the study of the function and structure of plant and animal cell and their characteristics is known as cytology। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम सभी कोशिकाएं, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, सभी के फंक्शन और स्ट्रक्चर का स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी कहलाता है, कोशिका विज्ञान कहलाता है। अर्थात जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। फादर ऑफ साइटोलॉजी इज सर रॉबर्ट हुक। सर रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और एक साइंटिस्ट हैं जॉर्ज एन पापानिकोलाउ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी मॉडर्न साइटोलॉजी का पिता कहा जाता है। अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये देखिए, डिस्कस करने से पहले आपको एक फिगर दिखाते हैं। ये फिगर में आप देख रहे हैं ये प्लांट सेल का फिगर है, और आप देखेंगे कि ये यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें ढेर सारे सेल के ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, तमाम स्ट्रक्चर इसमें आपको दिख रहे हैं। ये छोटे छोटे जो कंपोनेंट हैं इनसे मिलकर के हमारी सेल बनी होती है। आगे हम लोग अगले लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ सेल को डिफाइन करेंगे, वहां आप आकर के उसको देख सकते हैं। देखिए ये आपका जो है एनिमल सेल है, ये आपका प्लांट सेल है जिसको हम अभी ने डिस्कस किया हुआ है। फिर आगे आप अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेल थ्योरी। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है सेल थ्योरी। देखिए इसमें दो साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट का नाम है एम स्लाइडिंग 1838 एंड टी स्वान 1839। ये दोनों मिल करके पहली बार कोशिका के बारे में कुछ बताए थे। इन्होंने जो बताया था उसी को हम क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। इन्होंने बताया क्या था? इन्होंने कहा था ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवधारी कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। इनकी पहली लाइन। दूसरी लाइन है ए सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी जो कोशिका है ये हमारे जीवन की यानी हमारे शरीर की सबसे छोटी और बेसिक इकाई होती है। सन 1855 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए, इनका नाम था बिरको। इन्होंने सेल थ्योरी में थोड़ा सा और एक लाइन सजेस्ट किया और सेल थ्योरी को थोड़ा आगे बढ़ाया। लाइन क्या दिया इन्होंने? ऑमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी जितनी भी नई कोशिकाएं हैं वो अपने से पूर्ववर्ती जो जीवित कोशिकाएं हैं उन्हीं से मिलकर के बनी होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे देखना चाहें, फिगर में आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपकी एक सेल है, तो ये आपकी जो पुरानी सेल है, अब यहाँ पे नई सेल का जो फॉर्मेशन होगा ये इसी जो आपकी पुरानी सेल है इसी से मिलकर के बनेंगे। यानी इनकी जो लाइन है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो नई कोशिकाएं, ये नई कोशिका है, न्यू सेल इसको हम बोल सकते हैं। ये आपकी जो पूर्ववर्ती सेल है यानी इसको ओल्ड सेल बोल सकते हैं, तो यानी इसी से मिलकर के हुई है। जो नई कोशिकाएं वो हमेशा अपने से पूर्ववर्ती जो कोशिकाएं होती हैं, जीवित कोशिकाएं होती हैं, उन्हीं से मिलकर के बनी होती है। ये तो हमारी थी सेल थ्योरी। इसके बाद आई मॉडर्न सेल थ्योरी। मॉडर्न सेल थ्योरी में 3 पॉइंट सजेस्ट किया गया। पहला पॉइंट है एनर्जी फ्लो विद इन सेल, यानी जो एनर्जी का फ्लोइंग है ये कहां से, तो इसमें से होकर के होता है, कोशिकाओं से होता है।
अगला उन्होंने बताया जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन सेल टू द अदर, यानी जो जेनेटिकल इंफॉर्मेशन है, जेनेटिकल इंफॉर्मेशन का मतलब इसे आप देखेंगे जो सेल होती है, सेल के अंदर क्या होता है, इसका न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं आपके यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोलस होगा, यहाँ पे क्रोमैटिन थ्रेड्स होंगे, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स लास्ट में क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं। फिर क्रोमोसोम में क्या होता है, इसमें आप देखें डीएनए पाया जाएगा। तो डीएनए क्या होता है, डीएनए जो है ये हमारा क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। और जेनेटिक मटेरियल क्या करता है कि जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं उसको वन सेल टू अनदर यानी वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन लेकर जाता है। तो जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो सेल टू सेल क्या होता है, ट्रांसफर होता है। अगला लाइन है, बहुत ही बेहतरीन लाइन है, द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑल सेल इज द सेम, यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं इन सभी का जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो सेम होता है। जैसे आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था, पिछले इसमें हमने स्लाइड में दिखाया, देखिए ये आपकी एनिमल सेल है, ये आपकी प्लांट सेल है, ये आपकी यहाँ पे देखिए ये प्लांट सेल है, यानी जितनी भी कोशिकाएं होंगी चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, चाहे इंसेक्ट की हो, किसी की भी अगर कोशिका है तो उनका जो कंपोनेंट होगा वो सेम होता है। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत का महत्व क्या है। मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द सेल थ्योरी इज लिस्टेड बिलो, आपको देखिए नीचे दिया गया है, यहाँ पॉइंट दिए गए हैं। पहली पॉइंट इसके देखिए हम लोग डिस्कस करते हैं, यहाँ पे देखिए मिल गया आपको लाइन, द सेल थ्योरी इज वन ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ बायोलॉजी एंड इट प्रोवाइड्स द फाउंडेशन अपॉन व्हिच मेनी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट आर बिल्ट। कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान की केंद्रीय प्रवृत्तियों में से एक है और वह आधार प्रदान करती है जिस पर कई जैविक जो अवधारणाएं हैं वो निर्मित होती हैं। यानी ये फाउंडेशन दे रही है, किसके लिए फाउंडेशन देती है, जिस जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इस पर बनाए जा सके। दूसरा पॉइंट है cellular function and processes are the methods by which cell live and reproduce। कोशिका सिद्धांत यह बताता है कि कोशिकीय जो कार्य और जो तरीके हैं इससे ये पता चलता है कि जो कोशिकाएं हैं वो जीवित कैसे हैं और कैसे प्रजनन करती हैं। यानी जो ये मेथड दे रहा है, किस चीज का मेथड देता है, जिसमें कोशिकाएं कैसे लिव करती हैं, यानी कैसे वो लिविंग हैं और कैसे ही वो रिप्रोड्यूस होती है, कैसे वो कार्य कर रही है, कैसे वो प्रजनन कर रही है। तीसरा पॉइंट आपका है सेल थ्योरी अलाउज पीपल टू अंडरस्टैंड हाउ ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म एंड कैरी आउट देयर फंक्शंस। कोशिका सिद्धांत यह बताता है, लोगों को यह बता रहा है कि जीव बनते कैसे हैं और जीव अपना कार्य कैसे करते हैं। यानी कोशिका सिद्धांत की जो हमारे सिग्निफिकेंस है, पहला सिग्निफिकेंस है कि ये सेंट्रल टेंडेंसी है जो आपको एक फाउंडेशन देती है जिस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट बिल्ट ऑन हो। सेलुलर फंक्शन जो है वो ये बताते हैं कि सेल लिव कैसे कर रही है, सेल रिप्रोड्यूस कैसे हो रही है। सेल थ्योरी ये अलाउ करती है कि लोग समझ सकें कि उनका निर्माण कैसे हुआ है, ऑर्गेनिज्म बने कैसे हैं और ऑर्गेनिज्म अपना कार्य कैसे करते हैं। ये तो था सेल थ्योरी का सिग्निफिकेंस। अब आपको पता है कोई भी थ्योरम आएगी तो उसका एक्सेप्शन तो जरूर साथ में आ जाएगा, यानी अपवाद तो साथ में ही रहेंगे, ये कंफर्म है। तो सेल का जो सेल थ्योरी आई उसके जो सबसे महत्वपूर्ण अपवाद है, और हम कह सकते हैं कि जो जीव विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण अपवाद हैं, हर जगह जो है वो एक्सेप्शंस के रूप में आ जाते हैं, वो है वायरस। वायरस आर एन एक्सेप्शंस टू ऑल द सेल थ्योरी। जितने भी वायरस हैं, वायरस की फिगर आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वायरस है, आप देख रहे हैं HIV का वायरस है, हेपेटाइटिस बी का वायरस है, ये आपको इबोला वायरस है, ये देखिए आपका बैक्टीरियोफेज है यानी जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, और सभी प्रकार के देखिए यहाँ पर आपको वायरस दिख रहे हैं। ये सभी अपवाद हैं किसके, सेल थ्योरी के। क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी क्या कहती है, सेल थ्योरी कहती है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। लेकिन एक ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो वायरस था उसको क्रिस्टल के फॉर्म में कर दिया था। अब क्रिस्टल के फॉर्म में करने का मतलब ये है कि वो कण के रूप में पाया जाता है। तो जब वो कण के रूप में है तो वहां पर कोशिका के रूप में वो नहीं पाया जाएगा। जब वो लिविंग किसी होस्ट में इंटर करता है, यानी वायरस जब किसी लिविंग सेल में इंटर करेगा तब वो लिविंग के प्रॉपर्टी को, और जब तक वो इन्वायरमेंट में है तब तक वो इन्वायरमेंटल क्रिस्टल जैसे यानी पार्टिकल जैसे बिहेव करता है, इसीलिए वो एसेलुलर है। तो कोशिकाएं जितने भी जीवधारी हैं सब कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन जो वायरस है वो तो एसेलुलर हो गया। तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया। दूसरा क्या है, सम ऑर्गेनिज्म हैव पार्ट्स
which are in a multinucleated condition and do not have constituent cells. For example, सीनोसाइट ऑफ सर्टेन फंजाई, जो फंजाई कुछ फंजाई हैं, तो जो सीनोसाइट होता है इसमें कुछ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन पाए जाते हैं। बेसिकली जितने भी आपके जो कोशिका के घटक होते हैं उसमें आप देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है वो सिंगल होता है। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो न्यूक्लियस है वो मल्टी न्यूक्लिएट, यानी जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो मल्टी न्यूक्लिएट है, जो आपके सेल थ्योरी का अपवाद है। बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, यानी जो बैक्टीरिया है और जो साइनोबैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया के दो पार्ट है, दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है जो नॉर्मल बैक्टीरिया और एक होता है साइनोबैक्टीरिया, जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, यानी ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो दोनों बैक्टीरिया के पास जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते, यानी कोशिका के जो कोशिकांग है वो इसमें अगर पाए भी जा रहे हैं तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। ये आपकी सेल थ्योरी का अपवाद है। इसके बाद क्या है, प्रोटोप्लाज्म इज रिप्लेस्ड बाय द नॉन लिविंग मटेरियल्स इन सर्टेन सेल्स सच एज कार्क सेल एंड सेल ऑफ द आउटर लेयर ऑफ स्किन। एक साइंटिस्ट आए, ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जे हेक्सले। जे हेक्सले साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये जीवन का भौतिक आधार होता है, लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जो इस प्रोटोप्लाज्म को रिप्लेस कर देती हैं और रिप्लेस करके नॉन लिविंग में कन्वर्ट कर देती हैं। बल्कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, लिविंग होता है। अब प्रोटोप्लाज्म लिविंग था और कार्क की जो सेल है उसको नॉन लिविंग में रिप्लेस कर दे रही है, तो यहां पर भी सेल थ्योरी फेल हो जाती है। ये 4 एक्सेप्शन है सेल थ्योरी के। आगे आप देखेंगे, ये आपके वायरस का फिगर हमने आपको दिखा दिया, जितने भी वायरस हैं आप देख सकते हैं, ये सभी जो है सेल थ्योरी के अपवाद ही हैं। अगला हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल। शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं, इस लाइन को आप याद कर लीजिएगा, ये शेप, साइज और नंबर तीनों क्लियर हो जाए। आप एक लाइन याद कर लीजिए कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में जो सेल है उसका शेप, उसका साइज और उसका नंबर डिफरेंट होता है। यानी विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो उनका जो आकृति है, देखिए आप पहले देख लीजिए, यहाँ पे रेड ब्लड सेल है, ये व्हाइट ब्लड सेल है, यहाँ पे आप देखिए एपिथेलियम सेल दिख रही है, ये आपका जो देखिए यहाँ पे नर्व सेल दिख रही है, न्यूरॉन की सेल दिख रही है, यानी इस सभी का शेप क्या है, अलग है। यानी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं की जो आकृति होती है वो विभिन्न जीवधारियों में अलग अलग होती है और उनका जो साइज है वो भी अलग अलग होता है, और जो नंबर है यानी कितनी संख्या में वो पाए जाएंगे ये भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा कि शेप, साइज एंड नंबर आर वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी जितने विभिन्न प्रकार के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें शेप, साइज और नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे शेप ऑफ सेल। विभिन्न प्रकार के शेप में ये पाई जाती है। हमने फिगर आपको दिखा दिया, यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार की शेप है। देखिए कोई आपका स्फेरिकल में है, तो कोई नर्व सेल के शेप में, देखिए यहाँ पर अलग अलग शेप में है। शेप ऑफ सेल से क्वेश्चन पुट आउट हो सकते हैं, इसलिए इसमें कुछ क्वेश्चन पुट आउट हो चुके हैं, जैसे फ्लैट शेप में होता है, कॉलमनर शेप में होता है, डिस्क्वायर्ड शेप में होता है, रॉड शेप में होता है, कॉमा के शेप में है, स्पाइरल फॉर्म में है, पियर शेप में है, अमीबाइड शेप में होता है, राउंडेड है, गार्ड सेल होती हैं। इनका जो शेप है इसके एग्जांपल आपको मिल रहे हैं, एग्जांपल आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां से क्वेश्चन जरूर पुट आउट होते हैं जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। तो ये विभिन्न इतने प्रकार के और भी हैं, इससे और भी ज्यादा इनका जो शेप है पाया जा सकता है, लेकिन कुछ को हमने यहाँ पे सजेस्ट किया हुआ है। आगे आप देख सकते हैं साइज एंड नंबर ऑफ सेल। सबसे पहले आप देखिए साइज इसकी कितनी होती है, तो साइज बेसिकली 0.2 माइक्रोमीटर से 5.0 माइक्रोमीटर तक होती है। यानी सबसे छोटी जो कोशिका होती है 0.2 माइक्रोमीटर की होती है, यहां से लेकर के और 5.0 माइक्रोमीटर तक हो सकती है जो कोशिकाएं हैं, इनकी जो साइज होती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल की, तो द नंबर ऑफ सेल इज डिफर इन ईच ऑर्गेनिज्म। अभी हमने पहले बता दिया, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी में जो नंबर ऑफ सेल होती है वो डिफरेंट होती है। कुछ एग्जांपल में पूछा गया था, तो कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वहां पे कुछ क्वेश्चन पुट आउट होते रहते हैं, तो यहाँ से हमने सजेस्ट किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यूनिसेलुलर, ऐसी कोशिकाएं जिसके पास सिंगल सेल होता है, यानी एक अगर सेल है तो उसे यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर, जिसके पास एक से ज्यादा कोशिकाएं होती हैं।
कुछ हायर ऑर्गेनिज्म है जिसमें हायर ऑर्गेनिज्म में इनफाइनाइट सेल होती है, यानी अनगिनत कोशिकाएं पाई जाती है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अगर हम अपनी बात करें या आपकी बात करें, ह्यूमन बींग्स जितने हैं उसमें हम गिन नहीं सकते हैं, इतनी कोशिकाएं पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने आपके कुछ क्वेश्चंस पुट आउट होते हैं नंबर ऑफ सेल को लेकर के, जैसे यूडोरीना है, इसमें 16 सेल पाई जाती है या 32 सेल पाई जाएंगी या 64 सेल पाई जाएंगी, ये आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए पैंडोरीना है, ये 8 से 16 सेल पाई जा सकती हैं या 72 सेल पाई जाती हैं। अगर टेट्रास्पोरा की बात की जाएगी तो उसमें केवल और केवल 4 सेल पाई जाती हैं, यानी ओनली 4 सेल कंटेन टेट्रास्पोरा ऑर्गेनिज्म। आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट सेल, कोशिका के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको हमेशा पुट आउट हो सकता है। क्लास 9th के बच्चे भी जान सकते हैं इसको, और 11th और बीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्या फैक्ट है? सबसे पहला फैक्ट जो है स्मॉलेस्ट सेल, यानी सबसे छोटी कोशिका। अब देखिए, एक तो है कि ह्यूमन बींग्स में यानी सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है, और इस यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो इस यूनिवर्स में सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा, 0.2 to 0.3 माइक्रोमीटर। इसका फिगर आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये है माइकोप्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा है जो सबसे छोटी कोशिका होती है। इसमें देखिए डीएनए है, आरएनए होता है, राइबोसोम पाया जाता है, लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन होती है। ये आपका क्या है? माइकोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, किसकी? यूनिवर्स की। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो ह्यूमन का जो स्पर्म सेल होता है, ये सबसे छोटी सेल है, जो कितने होता है? 4 माइक्रोन मीटर। ये स्पर्म सेल का फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। स्पर्म सेल ये है आपका ह्यूमन स्पर्म सेल। ये ह्यूमन स्पर्म सेल है जिसमें आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पे टेल होता है, पूंछ जैसी संरचनाएं हैं, ये आपका हेड है, यहाँ पे एक्रोसोम होता है जो ये एग को जाकर फर्टिलाइज करते हैं। ये सबसे छोटी सेल होती है जो आपके एनिमल सेल है, ह्यूमन बींग्स की स्पर्म सेल। अब देखिए अगला क्या है? लार्जेस्ट सेल, सबसे बड़ी कोशिका। फिर हमने बात किया कहां पे? अगर हम पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। ये आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा है, ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, और ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल है, सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा। अगला आपका क्वेश्चन आता है, ह्यूमन बींग्स में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो ह्यूमन बींग्स की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है 1 mm इन डायमीटर में ओवम सेल, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमीट है, जिसको आप बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए ह्यूमन एग सेल, जिसको ओवम बोलते हैं। ये देखिए ओवम, ये सबसे बड़ी जो है कोशिका होती है ह्यूमन बींग्स की। फिर अगला आप यहाँ देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट सेल। तो अगर हम बात करें एनिमल की सबसे लॉन्गेस्ट सेल तो ये होती है नर्व सेल, न्यूरॉन। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल अगर हम प्लांट में बात करें तो ये होता है स्क्लेरेन्काइमा फाइबर। दोनों का फिगर आप यहाँ देख सकते हैं। ये आपका जो है, ये देखिए न्यूरॉन सेल है, ये ह्यूमन बींग्स की सबसे लंबी कोशिका होती है एनिमल सेल में। और ये आप देखिए स्क्लेरेन्काइमा फाइबर्स होते हैं जो प्लांट में सबसे लंबी कोशिका, ये आप देख सकते हैं फिगर आप। चलिए आगे अगली स्लाइड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार। कोशिका बेटा 2 प्रकार की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बेस पर कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं 2 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले कोशिकाएं 2 प्रकार की कौन सी? सबसे पहली कोशिका होती है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी कोशिका होती है यूकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलकर के बना है। पहला होता है प्रो और दूसरा होता है कैरियोटिक या कैरियन। कैरियन प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब होता है कि एंशियंट, और कैरियन का मतलब होगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी अब यहां पर प्रिमिटिव का मतलब एंशियंट, एंशियंट का मतलब होता है अनडेवलप्ड यानी अल्प विकसित या अनुपस्थित। क्या? कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनमें न्यूक्लियस या तो प्रेजेंट हो, प्रेजेंट ही ना हो, और या तो प्रेजेंट हो अगर तो किस फॉर्म में हो? अनडेवलप्ड फॉर्म में हो, यानी अल्प विकसित अवस्था में हो। ऐसी कोशिकाओं को क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी द सेल इन व्हिच न्यूक्लियस इज अनडेवलप्ड और एब्सेंट, या तो अनुपस्थित हो, अगर पाया भी जाए तो कैसे पाया जाए? अनडेवलप्ड फॉर्म में पाया जाए, इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। इसको क्या कहते हैं? पूर्व केंद्रकीय कोशिका कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरसेस, ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, द बैक्टीरिया व्हिच हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी अगर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं तो ऐसी बैक्टीरिया को बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड में आप देखेंगे, देखिए यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक भी टू शब्द है यहाँ पे, देखिए यू है और इसके साथ में क्या है, कैरियोटिक है। तो यू मतलब होता है ट्रू यानी वेल डेवलप, और जो कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब आपको होता है न्यूक्लियस, यानी ऐसी कोशिकाएं जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस या वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया जाता है उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। द सेल इन व्हिच वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, जिसके पास पूर्ण विकसित और जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट हो, किस अवस्था में, पूर्ण विकसित अवस्था में पाया जाता हो, उसको क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यानी ऐसी कोशिकाएं जिसके पास जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप्ड फॉर्म में पाया जा रहा है, ऐसी सेल को क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है ये ऑल एनिमल एंड प्लांट, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल हैं और प्लांट हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंतर्गत आते हैं। ऐसी कोशिका जिसमें प्रिमिटिव सेल पाई जाती है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी कोशिकाएं जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप पाया जाएगा उसको कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। इसके बाद देखिए ये आपकी है, आप देखेंगे प्लांट और एनिमल सेल, ये यूकैरियोटिक सेल है, इसमें सभी सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस, यहाँ देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस वेल डेवलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, इसके अंदर देखिए न्यूक्लियोप्लाज्म है, क्रोमैटिन थ्रेड्स है, सब में देखिए न्यूक्लियोलस है, सब पाया जा रहा है, वेल डेवलप पाए जा रहे हैं, इसको यूकैरियोटिक सेल। और ये आपकी है प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम बैक्टीरियल सेल कहते हैं। इसमें किसी प्रकार का न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस नहीं पाए जाते हैं। जिसमें न्यूक्लियस पाए जाएंगे वो ये कोशिकाएं होती हैं, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक ना कह करके क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कहते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाए जाएंगे उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और अगली टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं हैं, इसमें बेसिक जो अंतर है इसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला अंतर आप डेफिनेशन से बता सकते हो, यानी उसमें क्या होती है, जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस जो है एब्सेंट होता है, अगर पाया भी जाएगा तो अनडेवलप्ड फॉर्म में पाया जाएगा। जो यूकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा और वेल डिफाइंड फॉर्म में होगा। पहला अंतर वहां से मिल गया। दूसरा आपको साइज से मिल जाएगा। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है इसकी जो साइज होती है छोटी होती है 0.1 to 5.0 माइक्रोन, लेकिन यूकैरियोटिक सेल की जो साइज है वो 5 to 100 माइक्रोन मीटर हो सकती है। इसके बाद यहाँ देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट, यहाँ पे क्या होता है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। यहाँ पे देखिए ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऐसे जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं यूनिसेलुलर। अब मैं आपको यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर का बहुत ही अच्छा एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए आप रूम लेकर के रहते हैं और आप एक लोग हैं जो घर पे रहते हैं, दोनों में डिफरेंस आपको दिखेगा। कोई रूम लेकर के रहता है, जैसे यहाँ पे आपको मैं दिखाना चाहूँ, कोई है तो ये रूम लेकर के रहता है, ठीक है, और कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास घर है। तो इनके पास जो घर वाले हैं इनके पास अपना यहाँ पे देखिए एक रूम होगा जो किचन होगा, यहाँ पे जो होगा ये अपना जो है स्टडी रूम होगा, एक हॉल होगा जहाँ पे लोग बैठ करके अपना जो है लोग आएंगे तो मुलाकात की जाएगी। इसके बाद यहाँ होगा जहाँ पूजा पाठ करते होंगे, और अगला आपका यहाँ पे देखिए कुछ वैकेंट प्लेसेस होंगे जिसमें कुछ भी नहीं पाया जाएगा, और तमाम अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग इनके पास क्या है, चैम्बर है, अलग अलग रूम है। लेकिन जो रूम लेकर के रहता है बाबू, उसके पास एक ही कमरा है, तो एक क्या करता है कि एक किनारे पर जो है यहाँ पर ऐसे लगा लेता है थोड़ा सा वो चेयर और टेबल, बैठने का पड़ता है बैठने के लिए। अगर कोई आ गया तो उसको बैठाने के लिए यहाँ पे 2 कुर्सी लगा के रखा है एक ही रूम में अपने, और इसके बाद यहाँ पे देखिए सोने की व्यवस्था ऐसे बना देता है कि यहीं पे सोना है। यही बगल में ही क्या रखता है, गैस चूल्हा रखता है जिसमें वो क्या करेगा, भोजन बना करके खाएगा। इसके बाद ऐसे बगल में यही जो है अपना ये जो गेट होता है, गेट के पीछे जो है एक हैंगर लगा के रखेगा, उसमें अपना जो कपड़ा टांग के रखेगा, सब कुछ, यानी पूरी व्यवस्था जो है वो अपने एक ही रूम में करके रखा है। तो जो यूनिसेलुलर होते हैं उनकी जो सभी मेटाबॉलिज्म है या सेलुलर फंक्शन है, जो एक्टिविटी है, सब एक ही कोशिका के अंदर कंप्लीट होती है। लेकिन जो मल्टी सेलुलर है उनके पास डिफरेंट वर्क के लिए डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है।
यानी जैसे आप हमने एग्जाम्पल बताया ना, कोई व्यक्ति है जो अपने घर पे रहता है, वेल डिफाइंड उसका घर है, तो उसमें उसके रहने के, उसके खाने के, उसके बैठने के, उसके टहलने घूमने के लिए गार्डन है, हर जगह के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट है। लेकिन अगर कोई एक रूम लेकर के रह रहा है तो उसके पास एक ही रूम है जिसमें वो सब कुछ काम करना उसे, तो ये होता है यूनिसेलुलर और ये क्या होता है मल्टीसेलुलर। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या था, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में एग्जाम्पल में अंतर आप देख सकते हैं। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखिए, अब राइबोसोम होते हैं, यानी राइबोसोम के बेस पर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को कैसे डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो ये राइबोसोम है ये ऐसे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक यानी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, डिफरेंस होता है। जो राइबोसोम वाली टॉपिक है हमारी वीडियो की, आप लिंक में आपको उसका जो नोटिफिकेशन है यहाँ पे आपको मिलता रहेगा, और राइबोसोम की हमने अलग वीडियो बनाई है, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं राइबोसोम को। इसके टाइप होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं। जो राइबोसोम है यहाँ पर जो पाए जाते हैं ये 70S राइबोसोम पाए जाते हैं, और जो आपका यूकैरियोटिक है यहाँ पर 80S राइबोसोम पाए जाते हैं। जो 70S है राइबोसोम है ये टूटता है, जिसमें पहला होता है इसका 50S और अगला क्या होता है 30S, और ये टूटता है 60S और 40S में, यानी इसकी सब यूनिट होती हैं। अब यहाँ पर ये यस क्या है, ये 50S और 30S का क्या फंक्शन है, यहाँ पर ये 60 और 40 का क्या फंक्शन, दोनों किससे जुड़ते हैं, ये सारी चीजें हम लोग बहुत वेल डिफाइंड रूप में क्लियर करेंगे। जो हमारी अगली टॉपिक आएगी राइबोसोम की, वहां पर आप उसको जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं, ये तो हो गया राइबोसोम के बेस पे। अब देखिए जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है ये अनडेवलप्ड होती है, यानी इसका जो न्यूक्लियस है वो अनडेवलप होता है, और यहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है। इसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, ब्लू ग्रीन एल्गी। इसका एग्जाम्पल है ऑल एनिमल एंड प्लांट सेल। आज के लिए इतना ही, ये डिफरेंस आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। इसमें आपको ढेर सारी चीजें मिली हैं, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे आप यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और कंटिन्यू आप देखते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।